प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT ज्योग्राफी कक्षा 11 चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर का नेम है जलवायु के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ ऋतु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 और इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतु की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा की भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तथा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल के बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासेरडाम में औसत आवार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिम हिमालय तथा पश्चिम मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा कहते हैं।
जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होता है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन्हीं सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक तथा वायुदाब एवं पवन संबंधित कारक। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग में गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अवैध सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अवच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देश से गर्म होता है और देश से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थिति दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानी की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणार्थ आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चावच। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान वायुदाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवन विमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिम घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के
भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब तथा पवनी। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इसी समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाले धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुँचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दिशा कैसे चलती है, 20 नॉट, 40 नॉट, 80 नॉट वगैरह। पूर्व में गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती है। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाले पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, जिन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। यहाँ पे जेट के प्रवाह को दिखाया गया है, जो किस प्रकार अरब सागर से पश्चिम दिशा से चक्रवात आते हैं और फिर महासागर से भी आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पवनों की गति को अच्छे से दिया हुआ है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों को दिखाया गया है यहाँ पे। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने
पर सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है। उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिम जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं में पवनों की ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इससे कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण, वायु दाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। मानसून का आगमन, ग्रीष्म ऋतु में भारत 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी जेट प्रवाह मानसून का आगमन, पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर करता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह मानसूनी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व हो जाता है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। भारतीय मानसून की प्रकृति, मानसून एक सुपरिचित जलवायवीय घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तौर तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं।
मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। मानसून में विच्छेद। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसी के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा। अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां यहाँ पे देख सकते हैं। मानसून कब आता है? लखनऊ के पास 15 जून को, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये पाकिस्तान में जाता है 1 जुलाई को, और अहमदाबाद होते हुए ये लखनऊ की ओर 15 जून को, और यहाँ पे मुंबई 10 जून में ही प्रवेश कर जाता है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 5 जून को ही, कोलकाता वगैरह में, और यहाँ पे हैदराबाद में देख सकते हैं 5 जून को ही प्रवेश कर जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहले यहाँ पे केरला में और तमिलनाडु में 1 जून को ही प्रवेश कर जाता है। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुँचने की तिथियाँ यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, और हमारे यहाँ पे पंजाब के साइड में 15 जुलाई से आ जाता है। आप लोग अच्छे से एक बार मैप को खुद से भी देख लीजिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर सबसे पहले हमारा केरल में आता है मानसून 1 जून को। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा में जाता है 5 जून को बीच में, और मुंबई और भुवनेश्वर में, और यहाँ पे 10 जून को, और अहमदाबाद और लखनऊ होते हुए ये जाता है 15 जून को, और इधर पंजाब के साइड जुलाई में, और अगर पाकिस्तान के साइड ये 15 जुलाई को जाता है। चलिए आप देख लेते हैं मानसून का आरंभ। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करती है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है।
निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिम जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन में से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है, तथा दूसरा तंत्र अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है: समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है, जो निम्नलिखित है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत में जनवरी में दिन का माध्य मासिक तापमान कितना होता है। यहाँ पे 20 डिग्री होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस कर्नाटक के पास है। यहाँ पे दक्षिण भारत में ज़्यादातर देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस ही है, और उत्तरी भारत में ये बढ़ जाता है। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर के भागों में ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। मध्य में 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, और उत्तरी मैदानों में और मध्य भारत में ये 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और जो तट वाले भाग हैं वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है।
ये समताप रेखा को दर्शाता है, जो कहाँ कहाँ समताप रेखाएं हैं। आपका 10 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं ऊपरी के भागों में, और यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, और मध्य में 20 डिग्री सेल्सियस। भारत जनवरी में दिन का माध्य मासिक तापमान को दर्शा रहा है। राजस्थान में मानसून विषय तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवृत्त हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ऋतुओं की लय, भारत की जलवायु दिशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु, तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इसी ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंडे पड़ने के मुख्य रूप में 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकाली प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। कैस्पियन सागर। चलिए अब हम लोग मानसून को समझ लेते हैं। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायु दाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायु दाब तथा पवनें। दिसंबर के अंत तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायु दाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायु दाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। चलिए दबाव और सतही पवनें को देख लेते हैं। इसमें हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भारत वायु भार एवं धरातलीय पवनें। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दाब
पाया जाता है। सबसे अधिक दाब उत्तरी में है 1018, फिर 1019 है, फिर यहाँ पे है 1017, फिर 1016। उसके बाद है, देख सकते हैं किस तरह से दबाव कमता जा रहा है, वायु भार कमता जा रहा है। और इस मैप में हमें समझाया गया है भारत जुलाई में दिन का मध्य मासिक तापमान कितना रहता है। देख सकते हैं ये सीधी लाइन जो है हिमालय का, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जुलाई में का है ये। और यहाँ पे बीच के पार्ट में 25 डिग्री और फिर नीचे के पार्ट में 30 डिग्री रहता है यहाँ पे। और नीचे फिर यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं किस प्रकार तापमान जो है निर्धारित किया गया है। जुलाई के मास का मध्य मासिक तापमान, जुलाई का ये मासिक तापमान है हमारा। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी मध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलने वाली पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं, चित्र में देख सकते हैं आप लोग। शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य रेखा से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिमी से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। वर्षा की मात्रा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वर्षा की मात्रा मैदानी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु तापमान मार्च में यह सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है।
अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसे प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में दाब एवं धरातलीय पवनें जुलाई में किस प्रकार आती हैं। भारत में दाब और धरातलीय पवनें किस प्रकार आती हैं, यहाँ पे आप मैप में आपको अच्छे से समझाया गया है। एक बार मैप को देख लीजिएगा और यहाँ पे एरो के निशान को पवनों द्वारा और जो लाइन है हमारा उसको समताप रेखा में मापा जाता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर ही ओर बढ़ती है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाते हैं। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून श्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और पश्चिम पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों की धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। आशा करती हूँ ये आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।